सो लेट्स स्टार्ट। गेट ब्रांच वर्कफ्लो आई थिंक मैंने लास्ट दफ़ा भी बताया था, जिसके अंदर आपके पास एक डी इट इज़ यूज फॉर डिसेंट्रलाइज सोर्स कंट्रोल, जिसके अंदर आपके पास ये एक सर्वर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी डेवलपर जो होता है, सो डेवलपर 1 है, डेवलपर 2 है और फिर डेवलपर 3 है। ये बेसिकली यहाँ से पुल करते हैं कुछ भी कोड और जाके अपनी लोकल रिपॉजिटरी पर जाके रख देते हैं। तो एक होती है आपकी एक सर्वर की रिपॉजिटरी और एक होती है इनकी अपनी लोकल रिपॉजिटरीज़। और फिर ये जब अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, सो फिर ये काम जाकर अपना पुश कर देते हैं सर्वर रिपॉजिटरी पे। अब हम बात करते हैं ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट की, ठीक है। फीचर ब्रांचिंग करना है, कुछ नहीं है, करना ये है कि अब हम रिपॉजिटरी से हटकर अब हम ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो आपके पास जो फीचर ब्रांचिंग होती है ना, बहुत सिंपल तरीका होता है। वो ये होता है कि आपके पास एक मेन ब्रांच होती है। तो अब हम रिपॉजिटरी को छोड़कर अब हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा एक सेंट्रलाइज्ड ब्रांच, ठीक है। अब फ़ीचर क्या है? बेसिकली फ़ीचर ब्रांच ये है कि जब भी आपको एक फ़ीचर बनाना है तो यहाँ से आप उसकी एक अलग ब्रांच बना दो, जो बाद में जाके मर्ज जाएगी। या फिर एक और बना दो यहाँ पर, ये एक और फ़ीचर बन गया, या फिर एक और फ़ीचर यहाँ बना दो। तो कहने का मकसद है कि ये जो कोड जो है, ठीक है, ये आइसोलेटेड है इस कोड से, ठीक है। तो हो ये रहा है कि आप अपनी सारी एक्सपेरिमेंटेशन, सारी अपना काम इस ब्रांच में कर रहे हो और मेन का जो कोड है ना, वो बेसिकली स्टेबल रह रहा है और उसके अंदर कोई कोई ब्रोकन कोड नहीं आ रहा। जब आप मर्ज कर रहे हो तो फिर आप वहाँ पे जाके देख रहे हो कि हाँ भाई, वो मेन ब्रांच के साथ कैसे जॉइन होगा, कैसे मर्ज होगा, और फिर वो एक आपके पास एक नई स्टेबल बिल्ड बन जाएगी आपके पास, ठीक है। या तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैं बस चीज़ें इनको पॉइंट्स को पढ़ लेता हूँ कि ऑल द फीचर्स शुड बी इन देयर डेडिकेटेड ब्रांच इंस्टेड ऑफ द मेन ब्रांच. Multiple developers can work on feature branches without disturbing the main branch, so there's no broken code. Pull requests helps to comment on each other's code can be pushed to centralized repository. So यहाँ पर आप पुल रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप बेसिकली एडमिन से पूछ सकते हो या दूसरे टेक लीड से पूछ सकते हो कि भाई मैंने जो काम किया अभी फीचर, ये फीचर ब्रांच का, क्या वो सही कर रहा हूँ या ख़राब कर रहा हूँ, ठीक है। सो पुल रिक्वेस्ट क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, कोड रिव्यूज़ को पुल रिक्वेस्ट क्यों कहते हैं? सो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास ये है डेवलपर जो अपना कोड जाके पुश कर रहा है, ठीक है। समझो ये इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये मेन ब्रांच पे जाके पुश कर रहा है। तो ये पुश कर रहा है और जो भी टेक लीड है, ठीक है, तो ये बेसिकली पुश कर रहा है और ये एक रिक्वेस्ट दे रहा है। वो बोल रहा है कि भाई मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरा कोड देखो, क्या वो अच्छा है या बुरा है। टेक लीड क्या करेगा? इस रिक्वेस्ट को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, और फिर देखिएगा क्या मैं इसको मेन कोड के साथ मर्ज कर दूं या नहीं करूं। तो पुल रिक्वेस्ट जो होती है ना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कह रहे होते हैं उसको, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे होते हैं। जो भी कोड जिसके पास भी मेन ब्रांच का एक्सेस है, जो बेसिकली कंट्रोल करेगा कि हाँ भाई ये कोड मर्ज होना या नहीं चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बेसिकली डिसाइड करता है कि भाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे होते हो कि पुल रिक्वेस्ट हो रही होती है। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। तो पुल रिक्वेस्ट जब भी आए ना, तो इट इज़न्ट नेसेसरी फॉर यू टू थिंक ऑफ दिस सिनेरियो, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट कि भाई मैं एक बंदे से पूछ रहा हूँ कि क्या मेरा कोड ब्रांच में मर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सिंपल एज दैट, ये होता है पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप ज़रूरी नहीं कि कोड हमेशा पुश करो, एक स्क्रीनशॉट भी, कोई पिक्चर भी लगा के पूछ सकते हो उससे, ठीक है। आप अपना कोड पुश कर दो और फिर बोलो कि भाई इस पर कोड रिव्यू करे, या फिर आप कोई कहीं पे भी मसला आ रहा है तो आप पुल रिक्वेस्ट मांग लो और फिर वो बेसिकली वो कोड देख लेगा और फिर आपको मैसेज करके बता देगा कि भाई यहाँ पे मसला आ रहा है, ठीक है। सो सब चीज़ें के लिए अच्छा, वापसी आते हैं। सो पुल रिक्वेस्ट के बारे में हमने बात कर ली। शुड हैव क्लियर नेम सच एज बग 91 टू ईजिली फाइंड इट, यानी कि ये जो फीचर ब्रांचेस जो भी बन रहे हैं ना, इनके क्लियर नाम होने चाहिए। सो वाई हैव मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक है, इसको इस केस सिनेरियो से सोचते हैं। सो मल्टीपल ब्रांचेस क्यों बना रहे हैं? मल्टीपल रिपॉजिटरीज भी बना सकते थे, एक मेन की बना लो, एक टेस्टिंग की बना लो,
ठीक है, टेस्टिंग में सारा काम कर लो और फिर जाके मेन में वो कोड डाल दो। क्या मसला हो रहा है? मसला आता है सिंक्रोनाइजेशन का। ये मसला कैसे आएगा, इस डायग्राम से देखते हैं। सो आपके पास एक न्यू, एक ये एक समझो, ये आपके पास एक ब्रांच है और ये आपके पास एक ओल्ड ब्रांच है। ये न्यू क्यों है और ये ओल्ड क्यों है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये कोड टेक्निकली यहाँ पे तो ओल्ड है, लेकिन यहाँ पे जाके न्यू बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक अपडेटेड कोड है। और ये जो है ये पुराने कोड से ही स्टार्ट हो रहा था, जो फिर उसके बाद आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको न्यू कहा है, उसको ओल्ड कहा है। इसको तुम कुछ भी कह सकते हो, ए बोल सकते हो, बी कह सकते हो, लेकिन मैंने उसको न्यू ओल्ड कहा हुआ है, ठीक है। बस एक मुझे केस सिनेरियो समझाना है। तो अब समझो हमारे जो यहाँ पे इस पॉइंट इंटरवल पे ये जो है ये मेन ब्रांच है, राइट। तो मेन ब्रांच पे हम एक अपनी पाइथन की कोई फाइल बनाते हैं जिस पे हमने सिर्फ एक हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो न्यू वाली जो है, ये जो फीचर ब्रांच जो है ये वाली, ये बेसिकली क्या करता है, इस पे अपेंड कर देता है हेलो न्यू कह देता है इसको, ठीक है। फिर ये ब्रांच जाके मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी नई ब्रांच बन गई हेलो न्यू के नाम से। अब ये बाद में जाके हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक और थी जिसका नाम मैंने लिखा हुआ था ओल्ड, ठीक है। तो एक ये भी बनेगी, एक और बनेगी यहाँ पे ब्रांच, जिस पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओल्ड, ठीक है। वापसी में समझाता हूँ क्या किया मैंने। यहाँ पे मेन ब्रांच थी, मैंने लिखा हेलो, और मैंने इस फीचर ब्रांच में काम ये किया, मैंने न्यू लिख दिया। यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक और ब्रांच बनी, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया ओल्ड। अब ये जाके मैंने मर्ज कर दी ये वाली फ़ाइल मेन में, तो अब ये न्यू मेन बन गया, ठीक है, ये न्यू मेन बन गया। और अब जब ये वाली फ़ाइल मर्ज होगी मेन के साथ, जो ये वाली फ़ाइल है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि भाई यहाँ पर ओल्ड है, यहाँ पे न्यू है। तो ये ना लाइक एक केस सिनेरियो देखा तुमने जिसके अंदर तुम्हें ये सिंक्रोनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ कहाँ मसले आ सकते हैं। तो इवन दो तुम अगर एक डिफरेंट रिपॉजिटरी बना रहे हो, टेस्टिंग की अलग और मेन की अलग, जैसे ये जो थे ये टेस्टिंग की थी और ये जो थी ये मेन की थी, कॉन्फ्लिक्ट्स मेन और टेस्टिंग के दरमियान भी आ सकते हैं। तो ये जो एरर्स है सिंक्रोनाइजेशन के, और ये मेंटेन करना, ये सिंक्रोनाइजेशन करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है और कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। तो इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप ब्रांचेस बनाओ। इससे ब्रांचेस से बनने से होगा क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन आपके पास जब कॉन्फ्लिक्ट्स पड़ेंगे तो आप उनको फिर क्या कहते हैं, मर्ज करके रिजॉल्व कर सकते हैं। सो ब्रांचेस हेल्प्स टू प्रिवेंट कोड मिक्सअप्स बट कैन कॉज एन इंक्रीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू ओल्ड एंड न्यू रिपोजिटरीज, ठीक है। तो ये पूरा केस सिनेरियो था। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्कफ्लो पर, जो आता है आपके पास फोर्किंग वर्कफ्लो। तो ये जो था ना, ये एक सेंट्रलाइज्ड ब्रांच पे ही सारा काम हो रहा था। मतलब कहने का मकसद है कि मल्टीपल ब्रांचेस बन रही थी, लेकिन आखिरी में जाके वो मर्ज हो रही थी। तो सेंट्रलाइज्ड एक ब्रांच थी ये। फोर्किंग वर्कफ्लो के अंदर क्या होता है कि अब जो सर्वर साइड की जो रिपॉजिटरीज होती है ना, वो जाके कॉपी हो रही होती है हर बंदे के पास, हर डेवलपर के पास। तो इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक मेन, ये तुम्हारे पास एक मेन रिपॉजिटरी है, और इसी टाइप की ना, इसी टाइप की रिपॉजिटरी हर डेवलपर के पास आ गई है। इसके पास आ गई है, इसके पास आ गई है, हर हर डेवलपर के साथ। तो ये डेवलपर 1 है, ये डेवलपर 2 है, ठीक है। तो हर बंदे के पास सर्वर साइड का अपनी एक रिपॉजिटरी बन गई है, ठीक है। सो अनलाइक सिंगल सर्वर साइड रिपॉजिटरी एज सेंट्रल कोड बेस इन ट्रंक बेस, इट गिव्स एवरी डेवलपर अ सर्वर साइड रिपॉजिटरी, ठीक है। सो प्राइवेट लोकल वन भी हो सकती है, ठीक है, या पब्लिक सर्वर साइड की भी हो सकती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अब डेवलपर जो है, अगर उसने कोई चीज़ें चेंजेस की, तो यहाँ पे जाके वो फिर पुल रिक्वेस्ट बोल सकता है कि भाई मेरा कोड चेंज हो गया है, अब आप उसको देख लो, ठीक है। उसको अगर टेक लीड को अच्छा लगा तो वो उसको अंदर चेंज कर देगा और फिर ये नया स्टेबल बन जाएगा। अगर इसने भी फिर बोला कि भाई मेरा भी चेंज देख लो, तो फिर इसका भी जाके वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो अगेन इसके अंदर भी ये भी एक अपना एक वर्क फ्लो है, ठीक है।
इसके अंदर आई थिंक बस कॉन्स ये होते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, क्योंकि मैनेजिंग अ लॉट ऑफ फोर्क्स एंड पुल रिक्वेस्ट कैन क्रिएट लाइक एन एडिशनल ओवरहेड। ठीक है, डाइवर्जेंस हो सकती है, और लिमिटेड विजिबिलिटी है कि चेंजेस ऑन फोर्क्स माइट नॉट रेडिली बी विजिबल टू अदर डेवलपर्स, हिंटिंग कोलैबोरेशन। कहने का मकसद ये है कि मे बी तुमने कुछ लोगों को कुछ एक्सेस दिया हुआ है, कुछ लोगों को कुछ एक्सेस दिया हुआ है, तो फोर्किंग की लाइक चेंजेस देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लोन एंड फोर्क? ठीक है, क्लोन ऐसे समझो कि तुम एक जिप फाइल डाउनलोड कर रहे हो अपनी लोकल क्या कहते हैं लोकल मशीन पर, ठीक है, अपने लैपटॉप पर। वेयर एज फोर्क के अंदर यू आर बेसिकली सेइंग अच्छा, यू आर ऑल्सो द कोलैबोरेटर ऑफ माई मेन रिपोजिटरी, यू कैन सजेस्ट मी changes, and if I think that that change is viable or that change is going to help me out, then sure I will merge it. तो बेसिकली कॉपी ऑफ सर्वर बन रही होती है आपके पास। तो यहाँ पे पॉइंट ये था कि पुल रिक्वेस्ट अगर देखो तो शेयर्ड रिपोजिटरी यानी कि ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट में भी हो रही है, और आपके पास फॉर्क पुल मॉडल के अंदर भी आपके पास हो रही है। सो ब्रांचेस बना के हो रहे हैं, ठीक है। ब्रांच हम बेसिकली मेन ब्रांच जो होती है वो आपकी मोस्ट स्टेबल ब्रांच है। तो अगेन यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि मेन हमेशा स्टेबल ही रह रहा है, ठीक है। मेन कभी अनस्टेबल नहीं होगा। अगर मेन स्टेबल है यानी कि उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, वो हमेशा रेडी टू डिप्लॉय होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो हम डिफरेंट रिपोजिटरी या डिफरेंट ब्रांचेस पे कर रहे हैं। ईच कमिट जो होगा, जो भी आप कमिट करते हो, सो जैसे कि ये कमिट था, ईच कमिट से आप बेसिकली अपने चेंजेस बेसिकली ट्रैक कर सकते हो। तो हॉट फिक्स क्या होता है आपके पास कि अगर आपको एक बग बहुत क्विकली फिक्स करना होता है तो उसको हॉट फिक्स कहते हैं। रेट्रो फिक्स ये होता है कि आपको कोई पुराना बग फिक्स करना हो, ठीक है, तो उसको रेट्रो फिक्स कह रहे होते हैं। तो नए फिक्स के अंदर भी हम सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे कोई एक मसला आया था बग का, तो आप वो 2.0 में भी जाके फिक्स कर सकते हो। लेकिन इशू ये होता है कि मे बी वो छोटा सा बग हो और वो 2.0 में आप ऑफिशियली फिक्स ना कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप एक नया यहाँ पे रेट्रो फिक्स बना देते हो, उसको 1.3 कह देते हो, और वो बेसिकली पास में जाकर उसको फिक्स कर होता है। सो रेट्रो फिक्स गो फिक्स एन ओल्ड बग बिफोर द न्यू सर्विस रिलीज, दैट्स बेसिकली इट। देन पुल रिक्वेस्ट की बात हो गई। प्रोटेक्ट ब्रांच पॉलिसीज़, तो आप अपनी ब्रांच पॉलिसीज़, ये जो ब्रांचिंग की पॉलिसीज़ हैं, इन पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, रूल्स लगा सकते हो कि फॉर एग्जांपल जब मैं मेन पे पुश कर रहा हूँ, पहले तो मेन ब्रांच पे पुश करने का एक्सेस ही ना दो, कि डायरेक्टली पुश नहीं कर सकता, उसको पुल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। या तो ये कर लो, या पे ये है कि जब भी मेन ब्रांच में मर्ज हो रहा है तो एक लिस्ट ऑफ लोगों को बुलाओ और उनको बोलो कि भाई इनका कोड रिव्यू करो, ठीक है। सो ये आप डिफरेंट पॉलिसी सेट कर सकते हो। शैलो क्लोन क्या होता है कि जब आप क्लोन कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपके पास पूरी हिस्ट्री आ रही होती है। अब अगर बहुत लंबी हिस्ट्री है और बहुत बड़ी लाइक लंबी ब्रांच है, तो पता नहीं अरसा लग जाएगा उसको डाउनलोड करते हुए। तो शैलो क्लोन के अंदर हम ये बोलते हैं कि एक सर्टेन हिस्ट्री तक जाओ और उसकी वहाँ से वहाँ तक ला के मुझे दे दो रिपोजिटरी। सो ये काफ़ी हेल्प करता है कि लाइक क्विकली डाउनलोडिंग अ फाइल। फिर पर्च रिपोजिटरी डेटा का मतलब ये होता है कि आपको कोई अपना डेटा डिलीट करना है, ठीक है, विद लाइक डेटा डिलीट करना है, लेकिन उसकी आपको लॉक रखनी है कि ये डेटा डिलीट हुआ है, तो आप उसके लिए पर्च यूज़ करते हो। कोई फाइल गलती से डाउनलोड सॉरी अपलोड हो गई है सर्वर पर, या कोई बहुत बड़ी फ़ाइल आ गई है गलती से, उन सब के लिए आप पर्च रिपोजिटरी कर रहे होते हो। गेट का एक फ़िल्टर टूल भी होता है जो रीराइट करता है हिस्ट्री को। BFG रीपो क्लीनर भी होता है जो डिलीट कर रहा होता है और फिक्स कर रहा होता है कंटेंट को रिपोजिटरीज़ में। अच्छा, कोड क्वालिटी को एग्जामिन कैसे करते हैं, ठीक है, कि कैसे पता चलेगा कि कोड अच्छा लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। तो पहली चीज़ होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होती है अवेलेबिलिटी, यानी कि कोड बेसिकली आपका कितना अवेलेबल है, कितने उसमें बग्स आ रहे हैं। जितने कम बग्स होंगे उतना ज़्यादा रिलायबल होगा, ठीक है। कितने बिल्ड फेल्स हो रहे हैं, परसेंटेज ऑफ बिल्ड फेलियर्स, परसेंटेज ऑफ फेलियर ऑफ डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड कमिट्स, ये बेसिकली सारा आपका रिलायबिलिटी में आ रहा होता है। फिर आता है आपके पास मेंटेनेबिलिटी। के मेंटेनेबिलिटी ये होता है कि आपका जो कोड है वो कितना अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, क्या कंसिस्टेंसी है, कितना साइज़ है। क्या पता साइज़ आपका बहुत छोटा हो लेकिन वो कोड बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है, सो दैट्स नॉट गुड।
क्या पता आपका कोड बहुत लंबा लिखा हुआ है लेकिन वो फालतू की लंबी कर रहा हो, तो वो भी दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। सो यू नीड टू लाइक हैव गुड मेंटेनेबिलिटी कि कोड सही से लिखा हुआ हो। फिर आपके पास आ जाता है रीयूजेबिलिटी, क्या कोड कितना रीयूज़ हो सकता है, कितना रीफैक्टर हो सकता है। मॉड्यूल्स में टूटा हुआ होना चाहिए कि एक मॉड्यूल को प्लग इन प्ले कर लूँ कि एक को निकाला और कहीं पे जाके फिट कर दिया। लूज़ कपलिंग होनी चाहिए कि डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए बिटवीन फंक्शंस। कभी कभार तो होंगी लेकिन कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट रख सकते हैं उतना इंडिपेंडेंट रखें। फिर आपके पास आता है टेस्टिंग आ जाती है कि आप टेस्टिंग भी कर सकते हो। कैसे करते हो टेस्टिंग कि आप कोशिश करते हो कि आप कंट्रोल कर सको, ऑब्ज़र्व कर सको और आइसोलेट कर सको अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स को, ताकि आप देख सकें कि आपका जो भी एक डिफरेंट जो भी आप कोड लिख रहे हैं उसको आप आराम से यूनिट टेस्ट कर सकते हैं, कंपोनेंट टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका मेथड सबसे अच्छा ये होता है साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। फिर आपके पास आ जाता है पोर्टेबिलिटी। ठीक है, पोर्टेबिलिटी क्या है कि क्या आपका कोड जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है। क्या वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पे सॉरी या तो वो सिर्फ विंडोज़ पे चल सकता है या फिर वो विंडोज़ मैकिन्टॉश या लिनक्स पे चल सकता है। सो याद आता है 5 चीज़ें: रिलायबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी एंड टेस्टिंग। दूसरी चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, जैसे बिल्ड परसेंटेज, फेल डिप्लॉयमेंट परसेंटेज, रिलायबिलिटी में कवर कर दिया था। दूसरा एक और मेट्रिक ये होता है कि कितने टिकट्स आपके पास आ रहे हैं। सो टिकट यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि कौन सा नया काम आपको करना है, कोई बग आ गया। सो टिकट एंड ये जो चीज़ है ना, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं स्क्रम में ज़्यादातर यूज़ हुई जा रही होती हैं। बग बाउंस का मतलब ये होता है कि एक बग फिक्स हुआ लेकिन फिर वापसी आ गया। और एक और है कि अनप्लान परसेंटेज, कि आपने कितना कंटेंट अपना अनप्लान तरीके से लेके चले, तो वो भी आपके पास मसला आते हैं। ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं टेक्निकल डेप्थ से। तो अगर आपके कोड की क्वालिटी बहुत बेकार है ना, तो आपके पास टेक्निकल डेप्थ बढ़ जाता है। टेक्निकल डेप्थ क्या है आपके पास? टेक्निकल डेप्थ का मतलब ये होता है कि आप कोई पुराना कोड यूज़ कर रहे हो और वो अब एक बर्डन बन रहा है आप पर। ठीक है, क्योंकि वो कोड इतने बुरी तरीके से लिखा हुआ है कि वो दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट है, और अगर आपने उस कोड को छेड़ा तो आपको लॉस होगा बेसिकली, क्योंकि आपको या तो नया कोड लिखना पड़ेगा स्क्रैच से, या फिर आपको डिपेंडेंसीज़ को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो एक कॉस्ट आ रही है आपके पास। वो कॉस्ट जो है वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज भी है और इन टर्म्स ऑफ टाइम भी है। ठीक है, तो आप मेजर कैसे करते हो कि आपके पास टेक्निकल डेप्थ आ रहा है नहीं आ रहा? वो बेसिकली इस सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपका कोड रीफैक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वो कोड रीफैक्टर हो सकता है यानी कि टेक्निकल डेप्थ बहुत कम है। ओके, सो नेक्स्ट तो मैं पढ़ के बताता हूँ। रिस्क ऑफ यूजिंग ओल्ड कोड फंक्शन अ कॉस्ट विच इज़ incurred of using an easy solution today instead of following best practices. Should we use the old code or use the new code? This decreases the code quality. If refactoring can be done or if the code can be touched, then it is called technical debt. Reasons for technical debt. In a nutshell, you're not writing a clean code. You're writing something which can be developed very easily and fast, but it isn't reliable and is going to be it's going to break in the future. इन अ नटशेल ये है। अब उसको तोड़ तोड़ के चीज़ों में बेसिकली यहाँ पे पॉइंट्स लिस्ट डाउन हुए हैं कि आपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स नहीं प्रैक्टिस किए हुए, आपको ऊप के प्रिंसिपल्स सही से नहीं आपने अप्लाई किया है, आपको लूज़ कोड या डेड कोड को हटाना चाहिए। डेड कोड क्या होता है? बेसिकली जो कोड चल ही नहीं रहा, जिसको यूज़ करना ही नहीं है, उसको हटाओ। कभी कभार एक होता है घोस्ट कोड की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही थी, जिसके अंदर आप ये कहते हो कि भाई जो कमेंटिंग जैसे कोड की लिखा आपने और थोड़ा सा कोड आपने कमेंट कर दिया, और फिर बंदा एक 3-4 महीने के बाद आता है और फिर वो देखता है अपना कोड और फिर सोचता है कि यार मैंने उसको कमेंट क्यों किया। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कोड क्या चलता था पहले या नहीं चलता था, तो वो कोड भी हटाना चाहिए। इसके अलावा कोड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो आप उसको रीफैक्टर नहीं कर सकते। कमेंटिंग नहीं हुई हुई, प्रॉपर वेरिएबल के नाम नहीं लिखे हुए मेथड्स के और फंक्शंस के वगैरह वगैरह, आपने सही से आर्किटेक्चर नहीं सोचा। ठीक है, ओवर इंजीनियरिंग की हुई है कोड की, कि कोड वो यूज़ होगा नहीं भी नहीं और आपने लिखा हुआ है, कमेंटिंग सही से नहीं हुई हुई। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फिर आ जाते हैं हम पाइपलाइन पे। सो पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन कुछ भी नहीं है। पाइपलाइन
बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं, अगर बेटर टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ तो सीरीज़ ऑफ स्टेजेस होते हैं। सो स्टेजेस क्या होते हैं, जैसे कि हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन पाइपलाइन की बात कर रहे थे कि पहले कोड क्या होता है, आप रिपॉजिटरी से फेच करते हो, फिर आप बिल्ड चलाते हो और बिल्ड से फिर आपका एक अपना अगर बिल्ड सक्सेसफुल आती है तो आपके पास एक आर्टिफैक्ट बन के आ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब टेक्निकली होता ये है कि आपके पास कंटिन्यूस वैल्यू आनी चाहिए। कंटिन्यूस वैल्यू क्या है कि वैल्यू किसको कहते हैं कि आपने कोई चीज़ एक कॉन्सेप्ट से कस्टमर तक पहुंचा दी, उसको वैल्यू कहते हैं। एंड वी वांट दिस टू बी कंटिन्यूस, ठीक है, कि एक रिपीटेबल रिलायबल प्रोसेस हो जिसके अंदर आप हर हर रिलीज़ के साथ अपने वैल्यू को इंक्रीज़ करते रहो और कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाते रहो। तो ये बेसिकली पाइपलाइन है। सही है। सो ये पढ़ के बता देता हूँ। बिजनेस डिमांड्स कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यू इज क्रिएटेड व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू अ सैटिस्फाइड कस्टमर, रिपीटेड रिलायबल इंक्रीमेंटली इंप्रूविंग प्रोसेस फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कस्टमर। Pipeline breaks down the software delivery process into stages. Each stage aims to verify the quality of a new feature. It provides feedback to the team. ठीक है, बिल्ड सक्सेसफुल हुआ तो आपको बेसिकली फीडबैक मिल रहा है, अगर नहीं हुआ फिर भी फीडबैक मिल रहा है। Focus towards continuously monitoring and learning about obstacles and resolving them to improve the pipeline's flow. तो ऐसा हो सकता है कि build fails हों लेकिन फिर आप उनको फिर resolve करते हो and then you're trying to improve your flow of your pipeline. So आपके पास build automation होती है, ठीक है, एक स्टेज के अंदर, इसके अंदर क्या करते हैं, कोड हमने रिपोजिटरी से फेच किया और फिर हमने उस पर बिल्ड किया और यूनिट टेस्ट लगाए, बिल्ड सक्सेसफुल हुआ तो आर्टिफैक्ट बन गया, वरना फिर बिल्ड फेल हो जाएगी और आपके पास फीडबैक चले जाएगा। दूसरी चीज़ होता है आपके पास टेस्ट ऑटोमेशन। तो टेस्ट ऑटोमेशन क्या होती है कि आप अब रिगरसली टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हो, देख रहे हो सिक्योरिटी कंप्लायंसेस इस पर चल रही है नहीं चल रही, ठीक है, जो भी डिफरेंट टाइप की आप टेस्टिंग कर सकते हो वो कर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। स्टार्टिंग में ऑटोमेटेड से स्टार्ट करते हो, फिर आप मैनुअल पे आ जाते हो। मैनुअल पे क्यों आते हो, क्योंकि कभी कभार कुछ टेस्टिंग आप मैनुअली कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यूआई टेस्टिंग, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें कर रहा था। फिर आ जाती है आपके पास डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन। तो आपने अपना डिप्लॉय तो कर दिया जो भी आपका सॉफ्टवेयर था, बट आप प्रोडक्शन में नहीं लेके जाते उसको, पहले आप उसको एक सबसेट ऑफ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लेके जाते हो, यानी कि आप एक डमी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लेके जाते हो जहाँ पर आप डिफरेंट टेस्टिंग कर रहे होते हो आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टेस्टिंग की, स्ट्रेस टेस्टिंग की, परफॉर्मेंस टेस्टिंग की, ठीक है। तो यहाँ पर इवन दो इससे पहले डिप्लॉयमेंट से पहले अच्छा खासा आपने टेस्टिंग कर ली है, काफ़ी लो रिस्क है, लेकिन एक फाइनल टेस्टिंग ये करनी होती है आपको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एज़्योर पाइपलाइंस पर। तो पाइपलाइंस के डिफरेंट हमने पढ़े थे, लाइक अगर ओपन सोर्स पाइपलाइंस पे जाना है तो जेनकिंस काफ़ी एक अच्छा टूल है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट में रहना चाह रहे हैं तो हमारे पास एज़्योर पाइपलाइंस होती है। तो एज़्योर पाइपलाइंस के अंदर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल कौन से लैंग्वेजेस पे आप अपना कोड लिख सकते हो, ठीक है, और फिर वो पाइपलाइन सपोर्ट करती है नहीं करती, कौन सी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो, कौन सी आप वर्जन कंट्रोल इसको सपोर्ट करता है। सो वर्जन कंट्रोल इसके अंदर दोनों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को सपोर्ट कर रहा है। सोर्स कंट्रोल सेंट्रलाइज के अंदर आपके पास आ जाएगा सब वर्जन या TFVC आई थिंक करता है, आई एम नॉट श्योर, बट डिसेंट्रलाइज के अंदर आपके पास गिट आ जाता है। फिर आपके पास है डिप्लॉयमेंट टारगेट कि भाई जब बिल्ड सक्सेसफुल जाएगी। अच्छा, एज़्योर पाइपलाइन के अंदर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप CI की पाइपलाइन बनाओ अलग और CD की पाइपलाइन अलग बनाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप CI/CD एक साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आखिरी जो पार्ट होता है ना CD का, वो बेसिकली होता है कि आप डिप्लॉय करते हो किसी होस्ट पर जो बेसिकली होस्ट कर सके आपकी एप्लीकेशन। तो डिप्लॉयमेंट टारगेट क्या हो सकते हैं, कोई वर्चुअल मशीन हो सकती है, ठीक है, कोई क्लाउड सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे एज़्योर अपने पर कर सकता है, क्लाउड पर कर सकता है, गूगल क्लाउड पे कर सकता है, या एज़्योर सॉरी AWS पे कर सकता है। AWS, एज़्योर या गूगल क्लाउड पे कर सकता है, या फिर कोई कंटेनर रजिस्ट्री में भी कर सकता है। There are different key terms which we are using in Azure, जैसे कि agent है, so you can think of agent as like a background service या जैसे विंडो सर्विस होती है, जिसका काम ये है कि भाई मैं उसको एक एक मैं उसको एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स दूंगा या सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस दूंगा जो वो एग्जीक्यूट करेगा। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, राइट, एक मशीन चाहिए होगी जिस पे वो काम कर सके। तो एजेंट क्या है, एक बेसिकली बस एक सॉफ्टवेयर है
जो रन करता है या एग्जीक्यूट करता है बिल्ड्स को या डिप्लॉयमेंट जॉब्स को, ठीक है, ऑन अ मशीन। ठीक है, तो अगर विंडोज़ की जॉब है तो वो विंडोज़ मशीन पे करेगा, अगर लिनक्स की जॉब है तो वो लिनक्स मशीन पर करेगा। ठीक है, okay, if you have multiple machines, each machine with a different OS, each OS will have a separate agent asking you to build. ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आर्टिफैक्ट। सो आर्टिफैक्ट हमने बात की थी पहले भी कि आर्टिफैक्ट कलेक्शन जब भी बिल्ड सक्सेसफुल जाता है तो वो बेसिकली कलेक्शन है किस चीज़ का, अलॉट ऑफ डिफरेंट फाइल्स का, जिसके अंदर आपका कोड आ जाएगा, सोर्स कोड आ जाएगा, आपकी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि भाई जैसे YAML फाइल एक होती है उसके अंदर आ जाती है आर्टिफैक्ट के अंदर। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉरी YAML फाइल तो नहीं आएगी, YAML फाइल से तो आप पाइपलाइन डिफाइन कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे सोर्स कोड आ जाएगी, एक्सिक्यूशन फाइल आ जाएगी, डिपेंडेंसीज आ जाएंगी सारी की सारी, जो डॉट जेसन की फाइल होती है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल हो जाएगी, कोई भी इमेजेस यूज़ हो रही हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सो ऑल ऑफ दैट स्टफ। फिर बिल्ड क्या है, एक एक्सिक्यूशन ऑफ पाइपलाइन या कोड। अब हम जल्दी से YAML फाइल देख लेते हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं YAML फाइल पे जाऊँ तो एक चीज़ मैं क्लियर कर लेता हूँ। आपके पास टास्क और स्टेप होता है, ठीक है, फिर वो इंकैप्सुलेट हो रहा था जॉब से। बल्कि आई थिंक let's do YAML file and jobs in the next video. Yes, I'll do this in the next video.